हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो पिछले लेक्चर्स में हमने स्टार्ट कर दिया था एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स फ्रॉम द चैप्टर नंबर 9 ऑफ एच सी वर्मा, जो कि सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिशन है। और पिछले लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 4 बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसको बहुत ही अच्छे से देखा था कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे मूव करो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को, जो मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे। अभी उसी डायरेक्शन में गाइज ये लेक्चर नंबर 2 है और इसमें भी हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है गाइज वो कुछ इस प्रकार से है दैट द 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस 10 kg एंड 30 kg आर प्लेस्ड अलॉन्ग अ वर्टिकल लाइन। सपोज करो दिस इज ऑफ 10 kg एंड दिस इज ऑफ 30 kg। ये 2 मास हमारे पास है। इसकी जो मास है दैट इज 30 kg है और ये 10 kg है। ऐसे वर्टिकली प्लेस किया गया लाइक दिस। द फर्स्ट ब्लॉक इज रेज्ड थ्रू अ हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर्स। इसको हम 7 सेंटीमीटर से ऐसे रेज किए। यहाँ पे ये ऊपर 7 सेंटीमीटर से ऐसे रेज हो गया 10 kg वाला ब्लॉक जो ऊपर है। बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकंड मास बी मूव्ड टू रेज द सेंटर ऑफ मास बाय 1 सेंटीमीटर। हमें सेंटर ऑफ मास को 1 सेंटीमीटर से रेज करना है। तो उसके लिए जब ऊपर वाले पार्टिकल को, ऊपर वाले बॉडी को आप 7 सेंटीमीटर से रेज कर रहे हो, तो नीचे वाले को कितना रेज करना पड़ेगा, डाउन मूव करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो हमें एक्चुअली निकालना है। तो सबसे पहले तो इनिशियल जो कॉन्फिगरेशन है ये 10 kg 30 kg, उसकी सेंटर ऑफ मास में कहीं यहाँ पे मानता हूँ दैट इज C1। कुछ यहाँ पे C1 इसकी सेंटर ऑफ मास। तो ये अगर मैं पहला कंसिडर करूँ तो C1 सेंटर ऑफ मास को ही अगर मैं ओरिजिन मानूँ, दिस वन, यहाँ पे अगर मैं ओरिजिन मान के चलूँ इसको, दिस वन इज 0,0, तो यहाँ से आप देखो क्या लिख सकते हो दैट इज, और ये डिस्टेंस को मैं x1 मानता हूँ फ्रॉम C1 टू 10 kg एंड ये डिस्टेंस को मैं x2 मानता हूँ दैट इज फ्रॉम C1 टू 30 kg। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो दैट इज 10x1 इज इक्वल टू 30x2। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मानता हूँ। तो ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ मास पे ही मैं खड़ा हूँ। दी ओरिजिन इज एट द सेंटर ऑफ मास, वहाँ पे ही मैं खड़ा हूँ। तो वहाँ पे अगर खड़ा हूँ और वहाँ पे अगर मैं सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन लगाऊँ, तो वहाँ पे खड़ा हूँ तो देखो एक डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। और वहाँ पे मैं सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन अगर लगाऊंगा m1 x1 प्लस ऑफ m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे लगाऊंगा, और एक x1 पॉजिटिव होगा और x2 नेगेटिव होगा। तो सेंटर ऑफ मास पे ही आप हो तो ये 0 होगा, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा। अगर मैं x की बात करूँ तो एक्चुअली ये y डायरेक्शन में, बट मैं उसको x लेकर चल रहा हूँ, तो क्या होगा, 0 होगा वो। तो 0 होगा मतलब जो न्यूमरेटर है दैट इज m1 x1 दैट विल बी इक्वल टू m2 x2। यहाँ पे x2 जो है वो नेगेटिव है, इसलिए वो राइट हैंड साइड आ गया। दिस इज नेगेटिव दैट्स वाई वो राइट हैंड साइड आ गया और m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 हो गया। तो इसके तहत मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट 10x1 इज इक्वल टू 30x2 दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही अगर मैं सेकंड इक्वेशन कंसिडर करूँ, अभी ये बहुत ध्यान से देखना सेकंड वाले इक्वेशन की बात। तो अभी हमारे पास है कि सेंटर ऑफ मास को 1 सेंटीमीटर से रेज किया जा रहा है, मतलब C1 यहाँ है। तो अभी जो C1 होगा, बेसिकली इसको C2 बोल रहा हूँ, वो यहाँ पे होगा। और ये जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर, और इसको 7 सेंटीमीटर से रेज किया जा रहा है। तो अभी C2 से, अभी देखो ओरिजिन में शिफ्ट कर दिया, नाउ वी आर एट C2। अभी हम C2 पे हैं, तो ओरिजिन को मैंने 1 सेंटीमीटर शिफ्ट किया। हमें हमेशा सेंटर ऑफ मास पे ही रहना है, तब जाके इक्वेशन सिंप्लिसिटी के तरीके से सॉल्व होगी। तो इसीलिए पहले ओरिजिन था 0,0 C1 पे, अभी वो C2 पे शिफ्ट हो गया। तो अभी C2 से आपको डिस्टेंस लेना पड़ेगा अगर सेम इक्वेशन लगाना है ऐसा वाला। तो C2 से डिस्टेंस लोगे ये 10 kg वाले का, जो अभी 7 सेंटीमीटर ऊपर गया है, तो कितना होगा। वेल देखो दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब मैं x1 देखता हूँ सबसे पहले। C1 से कितना x1 है, और x1 में -1 कर दोगे तो हम यहाँ तक आ गए। x1 में -1 कर दोगे मतलब ये जो डिस्टेंस है दिस वन, दिस इज व्हाट, दिस इज x1 माइनस ऑफ 1 सेंटीमीटर ये है। और उसके ऊपर कितना है, उसके ऊपर 7 है, तो +7 कर दो। तो यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया 10 kg का, 10 मल्टीप्लाइड बाई x1 प्लस 7 माइनस ऑफ 1, तो 7 माइनस ऑफ 1 इज 6, तो इसको लिख सकता हूँ x1 प्लस ऑफ 6 लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली 30 kg को अगर आप देखो तो ये 1 है और C1 से x2 है ये, तो इसको हमें कुछ रेज करना है। मान लो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि हमें रेज करना पड़ गया इसको, हमें पता नहीं अभी क्या करना पड़ गया है। तो अगर आप रेज लेकर चल रहे हो, तो अगर आप सही डायरेक्शन लेकर चल रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, और अगर गलत डायरेक्शन लेकर चल रहे हो तो नेगेटिव आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ ये कि ऊपर जा रहा है तो इसको x लिया। तो सपोज करो कि x ऊपर गया, x ऊपर गया तो C1 के साथ डिस्टेंस ये कितना हुआ, ये बेसिकली हुआ x2 माइनस ऑफ x हुआ हमारे पास, और ये x2 माइनस ऑफ x हुआ एंड दिस +1, तब जाके C2 के साथ उसकी डिस्टेंस निकलेगी। तो इसको मैं कितना लिख दूँ, 30 मल्टीप्लाइड बाई x2 माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1, दिस वन। दिस इज आवर इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमारे पास है, वी नीड टू फाइंड दिस x, ये x हमें निकालना है, दिस वन। तो कैसे निकालोगे, वेल यहाँ पे रख दो 10x1 प्लस ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 60, दैट इज इक्वल्स टू 30x2 माइनस ऑफ 30x प्लस ऑफ 30 लाइक दिस। अभी 10x1 इज इक्वल्स टू 30x2 है, हमें पता है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया 60, और ये 30 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ला रहा हूँ, दैट इज 30 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 30x, मतलब x कितना आया, x इज माइनस ऑफ 1 सेंटीमीटर आया हमारे पास। माइनस आया मतलब क्या, हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया
वो उसके ऑपोजिट एक्चुअली हमें ले जाना पड़ेगा 30 kg मास को। तो 30 kg मास को हमें नीचे ले जाना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर, तब जाके उसकी जो सेंटर ऑफ मास है वो 1 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट होगी। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था दैट बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकंड मास बी मूव टू रेज द सेंटर ऑफ मास बाय 1 सेंटीमीटर। तो जो सेकंड मास है उसको आपको 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड लेकर जाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रेज द सेंटर ऑफ मास बाय 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आंसर। तो गाइज ये एक्चुअली मैं बोल सकता हूँ थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है। इसके एक्चुअली मिलता जुलता ही क्वेश्चन इससे पहले वाला ही क्वेश्चन था जो कि काफ़ी इजी था, तो मैं उसको ना लेते हुए इसको लिया हूँ ताकि अब आप इसको जान गए हो तो उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दोगे। आप खुद अटेम्प्ट करना। HCOMA के एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में ये जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ इससे जस्ट एक प्रीवियस प्रॉब्लम ही है, वो इससे रिलेटेड है बट इससे काफ़ी आसान है। वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, बस आपको निकालना है कि इनिशियली ऐसे ही कॉन्फिगरेशन गिवन है और एक मास को फिर कुछ डिस्टेंस मूव किया हॉरिजॉन्टली, तो बोल रहा है दूसरे मास को कितनी डिस्टेंस मूव की जाएगी, सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे रहे। वो क्वेश्चन है, वहाँ पे सेंटर ऑफ मास सेम पॉइंट पे रखना है। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ही डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का था। तो आपको मैं दिखा चुका कि कैसे आप अटेम्प्ट करोगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये क्वेश्चन, तो आप फिर से एक बार देख लेना। इसको ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट कर देना या फिर मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दैट कंसिडर अ ग्रेविटी फ्री हॉल। ये हमारे पास जो हॉल है जिसके अंदर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है वो एक ग्रेविटी फ्री हॉल में रखा हुआ है। इन विच ए ट्रे ऑफ मास एम, ये देखो ये ट्रे है ब्लू कलर वाला ऑफ मास एम, कैरिंग अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ मास स्मॉल एम, ऐसा दिख रहा है हमें, एंड एज एल इज एट रेस्ट इन द मिडल। ये बिल्कुल परफेक्टली मिडल में है। कह रहा है इफ द आइस मेल्ट्स बाय व्हाट डिस्टेंस डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रे प्लस आइस सिस्टम डिसेंड। तो सबसे पहले तो आपको ये गौर करना है कि ऐसा ग्रेविटी फ्री हॉल यहाँ पे क्यों गिवन है, इसको ऐसे देने के पीछे मोटिव क्या है। तो वेल ग्रेविटी फ्री हॉल है मतलब कि इस पूरे सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि देखो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कैसे लगता, जब ग्रेविटी होता तो वही एक ग्रेविटी फोर्स था जो कि एज एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता। बट अब यहाँ पे बोल रहा है क्या कि ग्रेविटी फ्री हॉल है, ग्रेविटी लगेगा नहीं इस पर। मतलब क्या कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हमारे पास। तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से मूव ही क्यों करेगा। सेंटर ऑफ मास को अगर आपको डिस्प्लेस करवाना हो तो यू नीड एन एक्सटर्नल फोर्स, बट यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है नहीं तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। ऑब्वियसली ये बर्फ़ पिघलेगी, आइस विल मेल्ट नो डाउट, बट आइस मेल्ट होने के बाद ये अपनी शेप को स्फेरिकल कर लेगा। ये जो अभी क्यूबिकल शेप है उसको स्फेरिकल शेप कर लेगा, बट सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे रखेगा। एक्चुअली ये स्फेरिकल शेप क्यों कर लेगा ये एक डिफरेंट टॉपिक है जिसको मैं ज़्यादा ड्वेल नहीं करूँगा यहाँ पे, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। ये सरफेस टेंशन के कारण होता है, कुछ वहाँ से रिलेटेड है, तो मैं इस पर ज़्यादा ड्वेल नहीं करूँगा। बट आप ये जान लो कि ये स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट कर लेगा खुद को, और ऐसे कन्वर्ट करेगा कि सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पर रहे। जो स्मॉल मास एम की सेंटर ऑफ मास है उसी पॉइंट पर है, तो ना ही ट्रे की सेंटर ऑफ मास चेंज होगी और ना ही ये स्मॉल मास एम ब्लॉक की सेंटर ऑफ मास चेंज होगी। तो दोनों की सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी तो सिस्टम एज अ होल की सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे एक्चुअली हो जाएगा कि कितने से सेंटर ऑफ मास डिसेंड करेगा जैसे क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा 0। सेंटर ऑफ मास डिसेंड नहीं करेगा बल्कि उसी पॉइंट पे होगा, क्योंकि आइस सिर्फ मेल्ट कर रहा है बट कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होने के कारण वो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं करेगा स्मॉल मास एम का, जिसके कारण सिस्टम कलेक्टिवली सेम पॉइंट पे ही होगी सेंटर ऑफ मास सिस्टम की, वो कोई भी डिसेंड या डिस्प्लेस नहीं करेगा अपने पॉइंट से। सो दैट इज बेसिकली द आंसर। अभी देखो इस क्वेश्चन को मैं दूसरी तरीके से बताता हूँ आपको, मतलब यहाँ पे ये कंसिडर नहीं करता हूँ कि ये ग्रेविटी फ्री हॉल है, मैं दो क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो मैं अभी सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रेविटी प्रेजेंट है, तब क्या होगा इस केस में। तो जब ग्रेविटी प्रेजेंट है तब मैं अगर इसको डिस्कस करूँ तो तब मैं एक ऐसे ओरिजिन मानता हूँ, कहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे, दिस इज आवर ओरिजिन। और ओरिजिन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मतलब प्लस एक्स, अगर इसको एक्स बोलो तो प्लस एक्स माइनस एक्स देखो तो सिमेट्रिकल है, तो हमें सिर्फ वाई डायरेक्शन की चिंता करनी है। तो इनिशियली जब बर्फ नहीं पिघला है, देखो एक्चुअली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं सेम केस बताना चाह रहा हूँ बट उस टाइम पे जब ये ग्रेविटी फ्री हॉल नहीं है, जब ग्रेविटी प्रेजेंट है हमारे पास, जब एक्सटर्नल फोर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटी प्रेजेंट है, तब बेसिकली सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस करेगा, कितना डिसेंड करेगा, मैं वो अभी सॉल्व कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने ओरिजिन ऐसे सेंटर पे माना है। और अभी ऐसे केस में, फर्स्ट केस में किसके ले रहा हूँ, जब बर्फ़ मेल्ट नहीं किया है, जब बर्फ़ इंटैक्ट है, तो उस केस में आप सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो कैपिटल मास एम का सेंटर ऑफ मास तो इसी ओरिजिन पे होगा, बिकॉज सिमेट्रिकल है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा है, तो उसी पॉइंट पे कैपिटल एम का एक्चुअली सेंटर ऑफ मास होगा। तो आप अगर निकालोगे सेंटर ऑफ मास तो कैसे निकालोगे, एम कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई 0 होगा, प्लस जो स्मॉल एम का सेंटर ऑफ मास है वो L/2 होगा। देखो ये एज L है, दिस L तो L/2 पे होगा, तो स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय L/2 अपॉन टोटल मास दैट इज कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m, दैट इज बेसिकली सेंटर ऑफ मास फर्स्ट केस में, मतलब जब आइस मेल्ट नहीं हुई है तब। अब जब आइस मेल्ट हो गई तो ट्रे लार्ज होने के कारण क्या होगा,
लेवल हो जाएगा, मतलब पूरा ऐसे ही हो जाएगा, वो पूरा ऐसे सरफेस पे लेवल हो जाएगा। और तब सेंटर ऑफ मास जो है वो इसी पॉइंट पे आ जाएगा जिसको मैंने ओरिजिन लिया है। तो सेंटर ऑफ मास सेकंड केस में क्या होगा, 0 ही हो जाएगा, ओरिजिन पे ही सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, क्योंकि बर्फ पूरा पिघल गया है और वो ऐसे ट्रे पे आ गया है, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, 0 हो गया। तो पहले सेंटर ऑफ मास था ml/2 कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m, और अभी सेंटर ऑफ मास 0 हो गया। तो कितना एक्चुअली डिसेंड किया सेंटर ऑफ मास, वेल इतना ही डिसेंड किया, ml/2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m। तो दिस इज बेसिकली द आंसर सेकंड केस में जब ग्रेविटी एक्चुअली में प्रेजेंट है। तो आप उसको ऐसे सॉल्व करना, सबसे पहले तो आपको ओरिजिन लेना आना चाहिए। अगर ओरिजिन किसी दूसरे पॉइंट पे ले लिए तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो सबसे पहले आपको केयरफुली ओरिजिन चूज करना है ताकि आपको कम से कम मेहनत में क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाए। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिया था। तो देखो मैंने 2 स्टेप में ही आंसर ले आया, ml/2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m। तो मैंने दोनों ही पार्ट डिस्कस कर दिए क्वेश्चन को। एक्चुअली ये क्वेश्चन एज अ होल एक ही था, बट मैंने एक एक्स्ट्रा पार्ट लिया क्वेश्चन का ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए कि ग्रेविटी रहेगा तो क्या होगा। तो दैट्स वाई मैंने दोनों ही कंसिडर कर दिया। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, दैट फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेट हैविंग सेमी सर्कुलर इनर एंड आउटर बाउंड्रीज ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। बेसिकली यहाँ पे होगा, ये ऐसा गिवन है, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, ऐसा है। और ये बेसिकली सेमी सर्कुलर हमारे पास प्लेट है, तो इसकी आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करनी है। लाइक दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस बेसिकली। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे, सपोज करो स्मॉल r डिस्टेंस पे है, उस पर मैं एक प्लेट अज्यूम कर लूँगा, ऐसा मतलब एक रिंग अज्यूम कर लूँगा ऑफ सर्टेन थिकनेस। ये ऐसा मैंने कंसिडर किया, और एक ऐसा रिंग कंसिडर करो लाइक दिस ऑफ सर्टेन थिकनेस। और इसकी जो थिकनेस लिया मैंने दैट इज़ नथिंग बट dr। ये थिकनेस dr थिकनेस की मैंने एक रिंग कंसिडर करी है क्योंकि मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। और इसका रेडियस ये बेसिकली R1 गिवन है, और ये रेडियस जो है बेसिकली R2 गिवन है, ऐसा ये है क्वेश्चन। तो आप अगेन कैलकुलस का यूज़ करके निकाल सकते हो इसको बहुत ही आसानी से, क्योंकि हमें रिंग का पता है, सेमी सर्कुलर रिंग का हमें सेंटर ऑफ मास पहले से पता है। वो कितना है, वो बेसिकली 2r/π है, ये हम पहले से जानते हैं। ये मैंने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है, थियोरेटिकल लेक्चर्स में, कि आप कैसे निकाल सकते हो उसको। तो उसको एक बार ध्यान से देख लेना गाइस, आपकी रिविजन हो जाएगी। और एक बार आप टेबल के फॉर्म में बना के याद भी कर लेना कि सेमी सर्कुलर रिंग का कितना होता है, सेमी सर्कुलर डिस्क का कितना होता है, कोन का मैंने डिस्कस किया है, हेमिस्फेयर्स का डिस्कस किया, तो वो सब आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2r/π का हम यूज़ करके देखो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये r रेडियस का है एंड dr थिकनेस का है, और इस पूरे का मैं मास कैपिटल M मान लेता हूँ। तो कैपिटल मास M का एक्चुअली में किस पे डिपेंडेंट है, मतलब कैपिटल मास M किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितनी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वो एरिया आप निकालोगे तो क्या होगा, π/2 R2 स्क्वायर माइनस ऑफ R1 स्क्वायर। इतना ही एरिया है हमारे पास ये वाले फिगर का जो मैंने दिखाया, दिस ये पूरा एरिया जो है दैट इज़ π/2 R2 स्क्वायर माइनस ऑफ R1 स्क्वायर। और अभी हमारे पास ये जो हमने रिंग कंसिडर किया है ऑफ थिकनेस dr, उसका एरिया कितना है, उसका एरिया होगा πr/dr। बेसिकली πr/dr क्यों मैंने लिया, πr क्यों, क्योंकि पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr होता है, तो सेमी सर्कल का क्या होगा, πr होगा, एंड थिकनेस इज dr। तो इसको आप ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब अरेंज करोगे ऐसा, तो ये डिस्टेंस आपको मिलेगा, दिस वन इज πr और ये होगा dr। तो ये रेक्टेंगल का बेसिकली एरिया दैट इज πr/dr। तो यहाँ से अगर आप dm मास निकालो, देखो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर आपने मेरे सेंटर ऑफ मास फाइंड करने वाले लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा dm निकाल रहा था। इंटीग्रेशन ऑफ r dm यहाँ पे होगा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, दैट इज इन ऑर्डर टू गेट द सेंटर ऑफ मास। और अगेन ओरिजिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ से सिमेट्री है बिल्कुल। देखो आप x डायरेक्शन पॉजिटिव x और नेगेटिव x में आप देखोगे तो उसके अराउंड, मतलब y एक्सिस के अराउंड सिमेट्री है। तो y एक्सिस के अराउंड सिमेट्री है, तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्चुअली y एक्सिस पे ही लाई करेगा। तो अभी देखो ये y कोऑर्डिनेट बेसिकली कितना होगा, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग आपने कंसिडर किया है r डिस्टेंस पे, यहाँ से बेसिकली ओरिजिन से r डिस्टेंस पे आपने सेमी सर्कुलर रिंग कंसिडर किया है ऑफ थिकनेस dr, तो उसकी बेसिकली y कोऑर्डिनेट आपको कितनी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे उसकी y कोऑर्डिनेट आपको उसके सेंटर ऑफ मास का लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको अल्टीमेटली सेंटर ऑफ मास निकालना है ऑफ दिस प्लेट, ये अरेंजमेंट का आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे जो आप इंटीग्रेशन ऑफ r dm लिखोगे तो ये r बेसिकली क्या होगा, ये r सेंटर ऑफ मास होगा, दिस इज नॉट r, इसको आप y लिखो, दिस इज y dm, इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो आपको y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लेनी पड़ेगी ऑफ दिस सेमी सर्कुलर रिंग जो आपने कंसिडर किया है ऑफ रेडियस r। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली 2r/π होता है, तो 2 स्मॉल r/π आपको लेनी पड़ेगी y, दिस विल बी योर y। और dm कितना होगा, वेल dm इज नथिंग बट m/π/2 R2 स्क्वायर माइनस ऑफ R1 स्क्वायर एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई πr/dr। ये होगा आपके पास dm, दिस इज व्हाट, दिस इज dm। तो इन दोनों को कंसिडर करते हुए अब आपको इंटीग्रेशन करनी है, तो उसको अगर मैं पीछे लिखूँ तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2r/π मल्टीप्लाइड बाई
m upon pi by 2 r2 square minus of r1 square like this multiplied by pi r dr like this, और अपॉन कैपिटल M होगा आपके पास दिस इज बेसिकली स्मॉल r। तो ये m तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो r है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वो बेसिकली r1 टू r2 मूव करेगा। देखो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, दिस इज फ्रॉम, ये r1 है यहाँ पे अंदर वाला और बाहर वाला r2 है, तो दैट्स वाई इट विल मूव फ्रॉम r1 टू r2। तो यहाँ से अगर आप देखो तो पाई पाई अपने पास, एक पाई तो कैंसिल आउट हो गया दिस वन, और ये 2 ऊपर आ गया ऐसा। तो इसको मैं अरेंज करूँ तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को मैं बाहर निकालता हूँ। कॉन्स्टेंट्स को अगर मैं बाहर निकालूँ तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 4 हो गया अपने पास, अपॉन पाई हो गया अपने पास, एंड r2 स्क्वायर माइनस ऑफ r1 स्क्वायर हो गया अपने पास लाइक दिस, एंड इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा अपने पास, r स्क्वायर dr आएगा, दिस फ्रॉम r1 टू r2 कम्प्लीटली लाइक दिस। अभी इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 4 अपॉन पाई, इसको मैं लिख सकता हूँ r2 माइनस ऑफ r1 मल्टीप्लाइड बाई r2 प्लस ऑफ r1। a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर इज a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई a माइनस b। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे दैट विल बी r क्यूब अपॉन 3 होगा लाइक दिस, r क्यूब अपॉन 3 एंड दिस फ्रॉम r1 टू r2। तो आप 3 को बाहर ला सकते हो यहाँ पे, तो 3 पाई हो जाएगा, इसको यहाँ से कट कर दो, देन यू विल गेट वॉट, यू विल गेट 4 अपॉन 3 पाई, दिस वन इज r2 माइनस ऑफ r1 मल्टीप्लाइड बाई r2 प्लस ऑफ r1 लाइक दिस। और ऊपर कितना होगा, देखो यहाँ पे जब आप पुट कर दोगे तो ये होगा r2 क्यूब माइनस ऑफ r1 क्यूब लाइक दिस। तो a क्यूब माइनस ऑफ b क्यूब को आप लिखोगे तो क्या होगा, a माइनस ऑफ b a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ ab। दिस इज बेसिकली फॉर्मूला ऑफ a क्यूब माइनस ऑफ b क्यूब। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, अपने पास क्या रिमेन हो गया, मतलब अपने पास हुआ 4 अपॉन 3 पाई, न्यूमरेटर में r2 स्क्वायर प्लस ऑफ r1 स्क्वायर प्लस ऑफ r1 r2 लाइक दिस, अपॉन यहाँ पे हुआ r1 प्लस ऑफ r2 लाइक दिस, एंड दिस इज बेसिकली द आंसर। ये हमारे पास आंसर हुआ। तो गाइज ये भी बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था जो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना हो। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो कि मैंने कैसे सेंटर ऑफ मास निकालना बताया है इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का, लाइक सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क, देन हेमिस्फेरिकल शेल एंड सॉलिड हेमिस्फेयर, कोन्स, ये सब का आप देखोगे तो मैंने सेम प्रोसीजर फॉलो किया है, ऐसे ही कैलकुलस लगा के सेम प्रोसीजर फॉलो किया है, और मैंने ऐसे एलिमेंट भी लिए अपने पिछले लेक्चर्स में। तो आप एक बार उसको देखोगे तो खुद से ही सॉल्व कर दोगे उसको, बस लिमिट्स भी लेना मैंने बताया कि कैसे लिमिट्स आप ले सकते हो अच्छे से इनिशियल से फाइनल तक, ताकि पूरे ही बॉडी के हर एक पॉइंट्स कवर हो जाए, वो भी मैंने बहुत ही अच्छे से बताया। तो अगर आप वो लेक्चर्स देख के यहाँ पे आ रहे हो और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो बहुत ही ईजी तरीके से आप कर लोगे। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस सेम आपको एलिमेंट्स लेना आना चाहिए, डीएम मास कैसे निकालना है वो आना चाहिए, और एक ये सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट। वहाँ पे भी मैंने क्या किया था, जब सॉलिड हेमिस्फेयर ले रहा था तो उस केस में मैंने हेमिस्फेरिकल शेल का यूज़ किया था। सिमिलरली जब सेमी सर्कुलर डिस्क लिया था तो सेमी सर्कुलर रिंग का यूज़ किया था। तो प्रिंसिपल्स भी सेम है, मतलब मेथड्स भी सेम है आपको, जैसे मैंने यूज़ किया यहाँ पे कि सेमी सर्कुलर रिंग का 2r अपॉन पाई सेंटर ऑफ मास है तो उसका यूज़ किया, और y की जगह उसको ही मैंने बेसिकली पुट किया। तो ये मैंने पहले भी बता चुका है गाइज। तो ये गाइज ये था इस वीडियो के बारे में, ये 3 बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और भी अच्छे तरीके से बूस्ट करने के डायरेक्शन में था। अभी गाइज नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अब थोड़े थोड़े लेवल्स धीरे धीरे इंक्रीज होंगे, जैसे इस लेक्चर में भी आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था मेरे हिसाब से, वो इंटरमीडिएट लेवल्स का था। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस में आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। अभी गाइज बहुत ही सारे क्वेश्चंस है HCFOMA के एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में, तो आप अभी ऐसा सोचना नहीं कि मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, अभी काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे इसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स के। तो गाइज आप खुद भी प्रैक्टिस करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।